नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे अंता चुनाव की। राजस्थान में एक सीट के लिए बाई इलेक्शन हो रहा है। 11 को मतदान होगा, 14 को परिणाम आएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री पहली बार अंता पहुंचे हैं और उन्होंने रोड शो किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही, क्योंकि वसुंधरा राजे का लंबा एक वहाँ से राजनीतिक अनुभव है। उनके बेटे पूरे कैंपेन का संचालन कर रहे हैं। इससे पहले एक दिन पहले ही सचिन पायलट ने वहाँ रोड शो किया और कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की। ये सिलसिला चलेगा। सभाएं सब नेताओं की हो चुकी हैं, क्योंकि एक सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला इसे कहा जा सकता है। उसकी वजह है कि नरेश मीणा इंडिपेंडेंट वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी काफ़ी टक्कर दे रहे हैं। सीधा मुकाबला इसे नहीं कह सकते। खैर, रिजल्ट क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुकाबला कड़ा कहा जा सकता है और बड़ा रोचक चुनाव है। तो हमारे साथ पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 दिन पहले ही बिखराव, गुटबाजी, इनकी बातें चल रही थी, लेकिन अब रोड शो से एकजुटता की बात कही जा रही है। तो हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब भाजपा से हैं, प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं और गिरधारी सेपेट जी आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी नरेश मीणा को सपोर्ट कर रही है। तो चले, मैं सेपेट साहब आप ही के पास में आना चाहूँगा। और आपके कार्यकर्ता लगे हैं कि वैसे ही वर्बली आप लोगों का सपोर्ट है वहाँ? जी, हमारे कार्यकर्ता पिछले 10 दिन से पूरा केडर राजस्थान का है, वो आम आदमी पार्टी, वो नरेश मीणा के समर्थन में घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। अच्छे शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और बेहतरीन सुविधाओं के लिए हमारा जो बेस है उसी पे बात कर रहे हैं। और नरेश मीणा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है वो आज से नहीं लड़ रहा है, वो 25 साल से लड़ रहा है। जब राजस्थान विश्वविद्यालय में वो स्टूडेंट था उस समय भी वो दलित पिछड़े लोगों के लिए आवाज़ उठाता था, उनके लिए संघर्ष करता था। उसने अपने कैरियर को दांव पे खेल के और एक आम जन के लिए सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। और अब की बार जो उसका मुद्दा है कि भ्रष्टाचार मिटाने के हाड़ौती में जिस तरह से मठाधीशों का राज चल रहा है, और उसमें आपने देखा ही होगा कि किस तरह की स्कूलें हैं। झालावाड़ का स्कूल का हादसा जो हुआ उसमें पोल खुल गई कि 2 बार की सीएम के क्षेत्र में किस तरह की स्कूलों का विकास हुआ है, किस तरह का स्वास्थ्य है। प्रसव में अस्पताल जाने से पहले महिला है वो किस तरह से मर रही है। तो ये से तमाम चीज़ों का मुद्दा उसने उठाया, जनता की आवाज़ बना है नरेश मीणा। और इसी को देखते हुए नरेश मीणा ने हमारे आदरणीय जो पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल जी है उनसे समर्थन मांगा था। केजरीवाल जी ने ट्विटर के माध्यम से उनको समर्थन दिया और हमारी जो राजस्थान की पूरी टीम है, प्रभारी सहित सबको आदेश दिया कि आप जाइए और हमारी विचारधारा से भगत सिंह और अंबेडकर जी को लेके वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा को वो स्थापित करना चाहते हैं। और यही हम भगत सिंह जी और अंबेडकर जी की विचारधारा को लेकर आम आदमी लड़ती है। तो हमारी जो वैचारिक समानता है उसके आधार पर केजरीवाल जी ने हमको निर्देशित किया है और हम सब लग रहे हैं और घर घर जाके लोगों को समझा रहे हैं कि नरेश मीणा को क्यों वोट दिया जाए। अगर बेहतरीन स्वास्थ्य, बेहतरीन शिक्षा और अंतिम छोर बैठे हुए व्यक्ति को अगर भ्रष्टाचार से बचाना है तो नरेश मीणा का समर्थन करें, नरेश मीणा को जिताएं। क्योंकि दोनों पार्टियों ने जिस तरह से पिछले कई दशकों से 1-1 का नेशन जो काम चलाया है उसमें दोनों ने करप्शन में कोई कमियां नहीं छोड़ी। चले, वापस आता हूं मैं आपके पास में। प्रतीक सिंह जी आपके पास में जाना चाहूंगा। रोड शो पहले आपका हुआ और उसके बाद में अब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, मदन राठौड़ और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने किया। एक मैसेज है कि बिल्कुल किसी तरह का बिखराव नहीं है, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि 4 जगह विभाजित है बीजेपी और उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भजनलाल जी को आज चुनाव प्रचार करने के लिए तो फुर्सत मिल जाती है। दिल्ली के अंदर हर 7-8-10 दिन के अंदर जाने की फुर्सत मिल जाती है, मिठाइयों के डब्बे बांटने की फुर्सत मिल जाती है। लेकिन वहीं जब कोटा संभाग में आज गए थे तो वहीं पे कुछ दिन पहले एक झालावाड़ में एक हादसा हुआ था जहाँ पे 7 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और वो स्कूल की छत गिरने से हुई थी। वहाँ आज तक जाने की फुर्सत भजनलाल जी को नहीं मिल पा रही है। भाई क्यों?
क्योंकि गरीब का बच्चा मरता है तो उससे भजन लाल जी को या बीजेपी की सरकार को कोई सरोकार नहीं है। आप देखिए राजस्थान में हर दिन कोई ना कोई इस तरीके का हादसा हो रहा है जो प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हो रहा है। चाहे जैसलमेर की बस हादसे की बात कर लीजिए, एसएमएस अस्पताल की बात कर लीजिए, जो बम्पर जो अभी डंपर ने जो कुचल दिया उसकी बात कर लीजिए, जो नकली सिरप से जो बच्चे मर गए उसकी बात कर लीजिए। आए दिन और जो बातें होती है वो भी वहाँ की जनता के पूरे सिरोधार में और जनता को ध्यान है। तो ये आने जो चुनाव है वो चुनाव इसी बात पे जो 2 साल का इनका कार्यकाल रहा है उसी के ऊपर होने वाला है, उसी की नाकामी के ऊपर होने वाला है। और मुझे लगता है वसुंधरा जी की बात को अगर अच्छे से सुनते अगर भजन लाल जी तो और अच्छा होता, क्योंकि वसुंधरा जी ने आज अपने भाषण में ये भी बोला है कि तहसीलदार आपको बहलाने फुसलाने की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे उचित जो मुआवजा है वो नहीं मिला है और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। तो जो खाई है जो भजन लाल जी और वसुंधरा जी या बीजेपी नेताओं के बीच में वो साफ साफ नज़र आ रही है। और ये सिर्फ दिखाने के लिए, एक सीट जीतने के लिए एक मंच पर आए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। जब इनको ये सीट हारती हुई नज़र आई, तीसरे नंबर पर जाते हुए इनका कैंडिडेट नज़र आया तो वहाँ पे अब सारी फौज उतर गई है। मुझे लगता है कि अब वो चुनाव बन चुका है, जनता मन बना चुकी है कि इनके जो 2 साल का जो कार्यकाल रहा है भ्रष्टाचार के और जो इस तरीके के जो दुर्घटनाएं हो रही हैं प्रशासन के चलते हुए, उसके खिलाफ जनता वोट देगी। 11 तारीख को जनता जो है वो भाया जी के लिए वोट देगी, सरकार के खिलाफ वोट देगी। गर्ग साहब, सुना अभी भी कांग्रेस को लगता है कि गुटबाजी है, केवल दिखावे के लिए एकजुट होते नजर आ रहे हैं नेता। देखो योगेंद्र जी, आज जो चुनाव हो रहा है वो धनबल बनाम जनबल, भ्रष्टाचारी बनाम स्वच्छ छवि, 2 साल बनाम 5 साल। 2 साल में जो हमने यहाँ काम किए, 5 साल तक आपने भी देखा कि राजस्थान में किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, कागजों के अंदर ही विकास हो रहा था। लेकिन 2 साल के अंदर वास्तव में हमने विकास किया। 92,000 सरकारी नियुक्तियाँ दी है अब तक, 1.25 लाख से ज़्यादा की नियुक्तियाँ प्रक्रियाधीन है। बता दीजिए 5 साल में कितनी नियुक्तियाँ दी है। अगर इन दोनों का टोटल लगा दे तो इन्होंने 5 साल में दी होगी, उससे ज़्यादा तो हमारा वैसे ही हो जाता है। दूसरा, हमने ERCP का वादा किया था, ERCP का वादा पूरा किया हमने। सामाजिक कल्याण पेंशन बढ़ाने की बात हुई थी, उसको हमने बढ़ाया। किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हुई थी, हमने उसको बढ़ाया। तो हम तो जनता के बीच में हमने जो विकास किया है 2 साल के अंदर उसको लेके जा रहे हैं। सामने भ्रष्टाचारी है, सामने एक धनबल वाला आदमी है और एक गरीब परिवार का व्यक्ति है, तो जनता है ना। और फिर अब तक 9 चुनाव हुए, 9 में से भारतीय जनता पार्टी 5 जीत के आई है, कांग्रेस 2। अब मुझे बता दीजिए कि हमारे पास तो सिर्फ 1 सीट थी, 1 से हम 5 चले गए, और इनके पास कितनी थी? 6 सीट थी, 6 से 2 पे चले गए। तो ये जनता देख रही है ना, जनता आशीर्वाद देती ना, चाहे कोई सा भी उपचुनाव हो, अभी जीत के आ ही रहे ना। और फिर अगर हम जीत के आएंगे, निश्चित रूप से जीत के आएंगे, और इसके बाद में ये वोट चोरी का आरोप लगा देंगे कि साहब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और वोट चोरी की है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोलते आ रहे हैं उस तरीके से ये निश्चित रूप से 14 तारीख को ये आरोप लगेगा, वोट चोरी का आरोप लगना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने 2 साल में जो विकास का काम किया है, जनता उस पर मोहर लगाएगी। हमारे जितने भी नेता है सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, एकजुट होकर वहां पे वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और फिर ये बार बार इस चीज की बात करें, ये तो सर्वविदित है। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी का तो सर्वविदित है, नकारा निकम्मा तो सचिन पायलट जी को बोला ही है ना। हमने तो कभी नहीं बोला, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया हमारी सरकार में, हमारे पार्टी के नेताओं में तो नहीं किया था। तो ये पहले कांग्रेस अपने उसमें जान के देखे कि भाई आपके यहाँ पे क्या चल रहा है और हमारे यहाँ के। आपने क्या कहा कि हमारे नेता तो शब्दों का ऐसा प्रयोग भी नहीं करते? नहीं करते, गुटबाजी तो आप भी मान रहे हो, गुटबाजी होने के बावजूद भी नहीं कर रहे। नकारा निकम्मा के शब्दों का तो हमारे तो नहीं करते। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष लेवल के व्यक्ति को अगर नकारा निकम्मा बोला जाता है तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे, आपने कहा कि हमारे यहाँ नकारा निकम्मा नहीं कहा? नहीं, हमारे यहाँ पे शब्दों का, हम तो बहुत सज्जन व्यक्ति है, हम तो जनता के बीच में जाते हैं, जनता से वोट मांगते हैं कि भैया सेवा कर रहे हैं, सेवा के बदले में हम आपको आशीर्वाद चाहिए आपका। जा रहे हैं हम तो, हमने जो 2 साल के अंदर विकास का काम किया है उसके मुद्दे पे जा रहे हैं ना, विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा, मेरी किसी से बात हो रही थी 2 दिन पहले भी, तो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जो वहां से थे उन्होंने कहा कि साहब एक बात बताओ, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, अब तो 2 साल से सरकार है, कि भाया पे कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए मुझे ये बताइए कि ये लिबर्टी क्यों दी गई? हाँ, योगेंद्र जी, आज राहुल गांधी जमानत पे चल रहे हैं ना, हेराल्ड केस कितना बड़ा भ्रष्टाचार का है, तो चल रहे हैं ना। महेश जोशी जेल में है ना,
अशोक गहलोत जी का पीएसओ वो जेल में है ना, तो भ्रष्टाचार के आरोप में तो भाया जी भी जाएंगे, नीचे चल रही है क्योंकि 2 साल आधा दर्जन से ज्यादा केस चल रहे हैं उनके। और फिर हमने तो चलो भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष में थी उस टाइम पे इसलिए आरोप है, लेकिन इनके खुद के एमएलए ने आरोप लगाया साहब, भाया है तो भाया, खाया खूब खाया। चलिए तो ये तो ये दिख रहा है ना ये सब चीजें। जी भ्रष्टाचार की बात हुई, नेशनल हेराल्ड की बात हुई, केसों की बात हुई, तो आपको याद होगा कि एक कोर्ट ने जो प्रेजेंट में होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनको क्या बोला था और क्या किया था, तड़ीपार किया था, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। और इतने सारे केसेस के अंदर 11 साल से सरकार है, तो किसी अगर कोई जो भ्रष्टाचार का अगर कोई केस था तो जेल भेज देते। दूसरी महेश जोशी जी की बात की और जल जीवन मिशन की बात की। इनकी सरकार के अंदर अभी सबसे प्रमुख वही अधिकारी है जो उस समय पे सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने सारे टेंडर दिए थे जल जीवन मिशन के अंदर। नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, सबको पता है। और अगर किसी ने किया है वो केस आगे बढ़ाइए। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि भाया के लिए आपके एमएलए ने कहा था, आपको याद होगा किरोड़ी लाल मीणा जी क्या कह रहे थे, 7 करोड़ रुपए प्रतिदिन की अवैध बजरी निकल रही है, कौन खा रहा है, सबको पता है। बोलने अब देखिए अब बोलने लगे, मैंने मुझे लगा पॉइंट आउट कर दिया। और आपको याद होगा, पे फोकस करें, अंता पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डिबेट बहुत ज्यादा बिखर रही है हमारी। उसी पे आऊंगा, 1 सेकंड और लूंगा मैं। उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ साहब जब जयपुर आए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि दिल्ली से लेके जयपुर तक सबको पता है बजरी का खेल कहाँ हो रहा है, तो ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सांगानेर में जमीनें कौन खा रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और अंता के चुनाव के ऊपर तो सबसे पहले यही कह रहा हूं कि मैं अगर आपको इतना ही अपने सरकार के कामकाज पे, इतना ही सब चीज़ों के ऊपर अगर आपको विश्वास था तो क्यों वहाँ पे मंत्रियों की फौज वहाँ पे उतार दी, क्यों आप कैंडिडेट इतने दिन तक आप डिक्लेयर नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि हार दिखते हुए, हार जब बिल्कुल सामने नजर आ गई तो इन्होंने अब निश्चय किया कि हम सबको वहाँ पे उतरना पड़ेगा। लेकिन अब जनता मन बना चुकी है इस कुशासन के खिलाफ वोट डालने का। और मैं तो योगेंद्र जी आपको कहूँगा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बीजेपी के कैंडिडेट तीसरी पोजीशन पे ना चला जाए इस बार, और हो सकता है कि जमानत भी जब्त हो जाए। क्या बात कर रहे हो, वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए सेपट साहब, आपको तो टक्कर तो मान रहे हैं। जी सर, देखिए ये अंता का सवाल है और अंता के लिए स्थानीय है नरेश मीणा। नरेश मीणा ने आज 25 साल से वहाँ लोग काम किया है और जनता में काम किया है, और जनता में उन लोगों के लिए काम किया है जिन लोगों का कोई सूद नहीं लेता है, उन गरीब लोगों के लिए काम किया है। अपने कितनी बार जेल गया वो, अपने पर्सनल किसी जमीनी विवाद के कारण या किसी चोरी चकारी में तो जेल नहीं गया, वो गया है आम जनता के मुद्दों को लेके, आम जनता के लिए संघर्ष करता हुआ। सरकार ने उससे खूब दबोचा, 8-8 महीने तक जेल में डाला अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। अब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वो बंदा लड़ रहा है, आप सब जानते हैं। सिंघवी भाया रे भाया खूब खाया, ये जनता में क्या बच्चा बच्चा बोलता है, रोड पे कहीं 2 बच्चों को पूछो, बोलो भाया रे भाया, बोलो खूब खाया। तो इससे कोई कहने की तो जरूरत है नहीं। जब जनता में कोई परसेप्शन बन चुका है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। जैसे कि आप ये देखिए कि बीजेपी कांग्रेस की होने के बावजूद भाया की पत्नी वहां जिला प्रमुख बनती है, जबकि बोर्ड बीजेपी का बन रहा है। तो ये दोनों का गठबंधन है और कोई बड़ी बात नहीं है। अंता में भी बीजेपी कांग्रेस लास्ट में एक हो जाए नरेश मीणा को हराने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हमने दिल्ली में पहले देख चुके हैं कांग्रेस किस तरह पलटी मारती है। तो यहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जनता की आवाज है। अगर नरेश मीणा इस बार नहीं जीता तो संघर्ष करना छोड़ देंगे लोग, भ्रष्टाचार का नाम लेना छोड़ देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठेगी। तो मेरा दर्शकों के माध्यम से अंता की जनता से यही निवेदन है कि एक संघर्षशील युवा साथी को अब की बार जिताना, इनको तो हर बार जिताते हो, एक बार जिता के 2.5 साल का मौका दो, निश्चित रूप से वो बंदा बदलाव करेगा, जिससे बड़ी बड़ी सरकारें फैल रही है, मुख्यमंत्री बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता भाग जाके गिर गए। इसका मतलब नरेश मीणा में दम है, वो लड़ रहा है, व्यक्ति के लिए लड़ रहा है, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को न्याय के लिए लड़ रहा है। निश्चित रूप से उसके लिए आम आदमी पार्टी ने भी उसके साथ समर्थन इसीलिए दिया है कि वो अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए लड़ रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आज दोनों ही पार्टियां उसकी वो जांच नहीं कर रहा है, उसकी वो जांच नहीं कर रहे, तो निश्चित रूप से मिली हुई है ना। 2.5 साल में क्या कर लिया, कौन सा पार्ट लिया बीजेपी ने। आज चारों तरफ से इतने डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आज वहां ये चल रहा है, वो चल रहा है, आज वहां लूट चल रही है, रोज एक्सीडेंट, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें 10-20 लोगों का एक्सीडेंट से दुर्घटना नहीं हो रही। इसका मतलब लोगों का बीजेपी शासन में भी, लोगों का, अफसरों का, नेताओं का ध्यान अपना माल बटोरने में है। इनको पता है 5 साल बाद में फिर चेंज होना है,
माल में लगे हुए हैं, जनता की कोई सूध नहीं है, जनता बेहाल है। और कांग्रेस राज ने तो आपको पता ही है, 18 पेपर लीक हुए हैं, आज तक उनका कोई दड़ीदोरी नहीं है। आज थानादार बर्खास्त हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। ये सरकार, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाली सरकार, जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती को रद्द करने का समय आया तो क्यों पीछे हट गई, उसको हाईकोर्ट को रद्द करना पड़ा। तो कहाँ सरकार है ही नहीं। सरकार तो मौज मस्ती में हेलीकॉप्टर उड़ाने में लगी हुई है। मंत्री लगे हुए हैं, बोलो भजनलाल जी दिल्ली को खुश करने में लगे हुए हैं, मंत्री भजनलाल जी को खुश करने में लगे हुए हैं, और जनता का कोई हाल नहीं है। तो जनता को संभलना चाहिए, दोनों पार्टियों को हरा के एक मैसेज देना चाहिए कि ये करप्शन की सरकारें नहीं चलेगी, और संघर्ष और युवा अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की बात करने वाला व्यक्ति हमारा नेता होगा, और वही आपके लिए लड़ेगा। यही मेरा निवेदन। जी गर्ग साहब, आपके किससे टक्कर मान रहे, कांग्रेस से या नरेश मीणा से? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत के आ रही है। अब दूसरे नंबर पे कौन है, हमें को मतलब नहीं। दूसरे नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत के आ रहा है। हाँ, ये सर्वविदित है कि अगर मान लो भाया को जिताना होता तो 2023 में ही जिता देते। यानी कि 2023 में भाया को क्यों नकारा था? भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की वजह से ही तो नकारा ना जनता ने। तो जनता वही तो देख रही है कि उसी व्यक्ति को दोबारा इन्होंने टिकट दिया, यानी कि भ्रष्टाचार पे ठप्पा लगाया कांग्रेस ने भी। अब आप ये देखिए ना कि इनके पास में कैंडिडेट कोई था ही नहीं। हमारे कैंडिडेट, हमने तो एक सर्वश्रेष्ठ जो कैंडिडेट है उसको चुन के हमने भेजा है। सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट को चुनने के लिए हमने समय लगाया। 21 तारीख लास्ट डेट थी, उसके पहले मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। आप सामने फ्लैश भी देख रहे होंगे। अभी कुछ देर पहले ही मीडिया ब्रीफिंग में गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बात कही है, समय कम था, मैं चलवा नहीं पाया उसको। उनका कहना था कि वसुंधरा राजे ने भजनलाल से मना किया था कि आप तो रहने तो क्या करोगे आकर के, तो आखिर वहां जाना पड़ा उनको। ये भी आप देख भी रहे होंगे नीचे फ्लैश में, उस पर एक रिएक्शन चाहूंगा आपसे। क्या वसुंधरा जी ने सीएम को मना किया था, ये डोटासरा का आरोप है। नहीं, देखिए, देखो मेरी बात सुनो, झूठ बोलने की आदत तो देखो राहुल गांधी की तो दिल्ली के अंदर है। जैसे ही बिहार के चुनाव है, आज पोलिंग है, कल उन्होंने हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दिया कि साहब वोट चोरी हुई है। जिस महिला के लिए, ब्राजील की महिला के ऊपर आरोप लगाया, आज वो वीडियो करके, मैं तो कभी इंडिया में आई नहीं, और बोले 223 वोट एक महिला के, तो बोले 223 वोट एक महिला ने वोट डाले हैं अलग अलग विधानसभा के अंदर। अब आप लगा लीजिए कि एक विधानसभा में वोट डालने में कितना समय लगता है, तो 223 वोट डालने के लिए 10 दिन लग जाएंगे उसको, और बोले एक दिन के अंदर 223। एक महिला ने 20 वोट, एक ने 20 वोट, और वो महिला, अरे तो भाई वो, अरे वो शीश महल जो शीश महल बन रहा है, वो शीश महल वाले गए कहाँ? अजी शीश महल वाले कहाँ गए जो शीश महल के अंदर बंद थे? वो शीश महल केजरीवाल जी कहाँ गए? वो सरकारी वाले, वो शीश महल वाले कहाँ गए जो शीश महल के अंदर रहते थे ना? जो आप कहते थे मुझे तो 5 फुट की जगह चाहिए, याद कर रही है, जो ये कहते थे ना मुझे तो 5 फुट की जगह चाहिए, वो करोड़ों रुपए के शीश महल में क्यों आए थे? जनता ने इसीलिए दिल्ली में नकार दिया ना आपको, जनता ने नकार दिया ना पूरे। अब एक बात बताओ, उस शीश महल में आप लोग नहीं रह रहे हो? नहीं, हम तो कहाँ रह रहे हैं, हम तो उसको म्यूजियम बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? नहीं, बंद पड़ा हुआ म्यूजियम बना रहे हैं हम तो, उसको म्यूजियम बना रहे हैं जनता के लिए, जनता के लिए पर्यटक स्थल बना रहे हैं हम तो शीश महल को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा धनबल वर्सेस जनबल। एक गरीब परिवार का व्यक्ति, जनता के बीच के रहने वाला व्यक्ति, और एक धनबल जिसके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति, जिसने 5 साल तक के अंदर दुनिया भर का भ्रष्टाचार किया, खान मंत्रालय के अंदर भ्रष्टाचार किया, वो व्यक्ति जो कि इनके खुद के नेता और इनके एमएलए आरोप लगाने वाले तो है, उन्होंने आरोप लगे, आपने जांच क्यों नहीं? जांच चल रही है। अरे तो 2 साल हो गए, जांच चल रही है, जांच चल रही है। मैं बताऊं, ये केवल जांच चल रही है, इसके बाद में देखो कोर्ट के निर्णय के लिए हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कोर्ट में कितना समय लगता है। हर चीज के अंदर कोर्ट में समय लगता है, हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। और देख लीजिए, इनके तो नेता जेल में ही ना साहब। अभी अगर जेल में जाते हैं योगेंद्र जी, जेल में जाते तो इनको दिक्कत, इंक्वायरी नहीं करते तो दिक्कत कि साहब जेल में क्यों भेज दिया? हम तो सब कार्रवाई कर रहे हैं साहब, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अच्छे मतों से जीत के आएगा। पिछली बार 5,900 वोटों से जीता था, अब उससे भी ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत के आएगा। चलिए, फिर इसके बाद में वोट चोरी को आरोप और सरकारी आपने एक चीज तो ये बता दी कि प्रमोद जैन भाया पे करप्शन के चार्जेज हैं, इस वजह से मोरपाल जीत करके आएंगे, आपका यही कहना है? और कोई आधार आपको लगता है? नहीं, जनता का आशीर्वाद, हमारा 2 साल का कार्यकाल, जनता को जो हमने जो सुशासन दिया 2 साल के अंदर, वो हम तो जो भी अगर मान लो कोई घटना होती तुरंत कार्रवाई करते हैं ना। बजरी माफिया का ये आरोप लगाते हैं, इन्होंने तो भ्रष्टाचार किया, हमने बजरी माफिया को अंदर किया। सुरेश जी,
खैर चलिए, भ्रष्टाचार की अब मैं एक तर्क संगत बात करना चाहूंगा। लोगों का यह कहना है कि 5000 कुछ वोट से हारे थे प्रमोद जैन भाया उस समय। कंवरलाल मीणा सामने थे, कंवरलाल मीणा को एसटी के काफी वोट मिले, नरेश मीणा उन वोटों को लेकर के जा रहे हैं। तो कांग्रेस का अपना समीकरण है कि जो एसटी के बॉन्ड निकल के जा रहे हैं, भाया के तो जो वोट थे वो मिलेंगे, लेकिन जो बीजेपी में डाइवर्ट हुए थे वोट वो किसक करके चले गए, इस वजह से हम जीतेंगे। ये गोविंद सिंह डोटासरा वहां पे से जैसे अब खबरें करते हैं, तो उन लोगों का एक तो ये समीकरण आ रहा सामने, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, डोटासरा जी तो गमछा हिलाने में मत रहते हैं कि गमछा हिला लेते हैं और वो कुछ नहीं और रिजल्ट 0 आता है। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि हमारा समीकरण है, हमारी कैलकुलेशन आज देखिए ना, आज मुस्लिम समाज है वो भी आज आशीर्वाद दे रहा है ना, मुस्लिम समाज भी हमारे स्वागत कर रहा है ना, हर तबके का 84 समाज जो भी है वो सब हमारा स्वागत कर रहा है। आज देख लीजिए, आज जो जिस तरीके से जो जन सैलाब उमड़ा, उससे पता लग रहा है जिस समाज को मुस्लिम समाज को बीजेपी एक टिकट नहीं देती है राजस्थान में, वो कह रही है मुस्लिम समाज हमारा समर्थन कर रहा है। ये देख लीजिए, सामने है पिक्चर, आपकी सामने वीडियो में तो फूल शीश महल वाले फूल फेंक रहे हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता, वीडियो में तो फूल फेंक रहे हैं, वास्तव में शीश महल वाले स्वागत भी किया है। चलिए, मैं प्रतीक जी आपके पास में आना चाहूंगा, क्या समीकरण है जो आपको आधार बना रहा हो कि हमें जीतने का ये कारण है? देखिए, मैं सबसे पहले तो गर्ग साहब के बात का जवाब देता हूँ। ये अभी बोल रहे थे कि वोट चोरी का झूठ आरोप लगाए थे, आज ही की फोटो है, दिल्ली में चुनाव, प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं जो इनके सांसद रहे हैं, वो 5 फरवरी को दिल्ली में वोट देते हैं और आज वो फोटो पोस्ट कर रहे हैं कि मैंने अपने पैतृक गांव मनसेपुर बेगूसराय में अपना मतदान किया। तो वोट चोरी अलर्ट तो सबसे बड़ा यही है कि इनके जो पूर्व सांसद हैं वो कभी पहले तो दिल्ली में वोट देते हैं और अब आज जाकर के बिहार में वोट दे रहे हैं। तो बिहार में वोट चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग खुद देख ले। दूसरी बात ये कह रहे थे कि हमने सारे उपचुनाव जीत लिए थे और डोटासरा जी पे आरोप लगा रहे थे। मैं अब इनको याद दिलाया था, ये भूल गए, बीच में लोकसभा चुनाव भी आया था और लोकसभा चुनाव में जब डोटासरा जी का गमछा चला तो आपको ध्यान होगा कि भरतपुर, जहां से मुख्यमंत्री जी खुद आते हैं, जो इनका जो गृह जिला है, वहां की सीट कौन जीता वहां का? नहीं, वहां का सीट कौन जीता? वहां की सीट कौन जीता? अरे आपसे पूछ रहा हूं मैं, वहां की सीट कौन जीता? वहां की सीट कौन जीता? वहां की सीट? अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी को समझाओ ना कि वो वोट चोरी का आरोप क्यों लगा रहा है। मैंने दिखाया, ये तो समझाओ ना फिर। चलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, चलो आगे बढ़ते, मैं यही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को बोलो, कांग्रेस प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि हम जीत के आ रहे हैं, तो फिर भाई बोलो ना, दिक्कत क्या है फिर? वोट चोरी हुई नहीं ना, मैं सिर्फ वोट चोरी कहाँ हुआ फिर? साथ दिखा रहा हूँ, सबूत कहाँ हुआ? आप ही कह रहे हो कि साहब हम 11 सीटें जीत के आए, तो भाई जीत के आए, प्रोफेसर राकेश फिर 2024 के चुनाव में वोट चोरी नहीं हुआ ना, आपने ऐसा कर लिया ना। सिन्हा क्या कर? अरे भाई अंता बिहार छोड़ो, बनता पे आ जाए। सिन्हा है तो वो चुनाव आयोग से बोलो, चुनाव आयोग से बोलो, तो शिकायत करो। शिकायत तो करते नहीं चुनाव आयोग पे, केवल सोशल मीडिया पे जाके बता देते हैं कि साहब ये चीज है, सोशल मीडिया पे जाके बता देते हैं। अरे तो भाई चुनाव आयोग के पास जाओ ना, अरे चुनाव आयोग के पास जाओ ना, दिखाने से क्या होगा? तो जाएंगे, फिर चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा दे कि चुनाव आयोग हमारी सुनता नहीं है। जाएंगे। चले, मैं तो एक बार अंता पे पूरी बात हो जानी दी। अब अंता की बात पे आ जाता हूँ। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था और दोबारा बता देता हूँ कि जो 2 साल में जो कुशासन चला है राजस्थान के अंदर, चाहे छत के नीचे दब करके बच्चे मरे हों, चाहे नकली दवाई पी करके बच्चे मरे हों, चाहे एसएमएस अस्पताल के अंदर राजस्थान का आमजन मरा हो, चाहे बसों के अंदर मरा हो, चाहे सड़कों के ऊपर दुर्घटना के अंदर मरा हो, चाहे से भूख से मरा हो। आप किसान देख लीजिए, अतिवृष्टि में 193 किसान मर गए थे, ये विधानसभा के अंदर बोला गया। आज तक किसी को मुआवजा दिया? नहीं दिया। और वसुंधरा जी ने तो आज ही बोला मंच पे कि आपको तहसीलदार बरगलारे बीजों का दे दिया, अब आपको सही मुआवजा देना पड़ेगा। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बाइट चला लीजिए वसुंधरा जी की पूरी। वसुंधरा जी को, पूर्व मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री के सामने बोलना पड़ा। इसका मतलब आप मान लीजिए कि अधिकारी उनकी कितनी सुन रहे हैं, ये इसके सामने ही है। तो ये जो कुशासन चला है, इसके लिए जो वहां की जनता है वो कांग्रेस के साथ जाएगी। बस एक यही कारण मान के चल रहे हैं अभी। अब मैं तो ये बता सकता हूँ, 9 में से 5 हम जीत गए हैं, 9 में से 5 हम जीत गए हैं और अब आप बोलोगे कि आप वोट चोरी हो गए, तो सरकारी पसीने का खर्चे हो गए। चलो एक चीज बताओ, अगर हम जातिगत समीकरण पे जाते नहीं, सुनो मेरी बात, सुनो तो सही ना। योगेंद्र जी, इनसे पूछो कि हमारी सरकार आने के बाद में 9 उपचुनाव हुए, 9 में से भारतीय जनता पार्टी 5 जीत गए, 5 हार गया। अरे तो भाई हार गया ना, मंत्री बना के हार गया। यही तो राहुल गांधी में कमजोरी है
कि वो 100 में से 99 लेके आया है या 543 में से 99 आए? 52 में कितनी आई थी 100 में से 99 के लिए सत्ता बना रहे हैं। अरे साहब मेरे को तो मेरिट आ गई 100 में से 99, 100 में से 99। अरे भाई 543 में 99, 543 में से 99 आई है। यही तो गलत फहमी है आपको। कितनी आई थी? जनता ने कहा, हम तो कह रहे हैं में कितनी अरे आई? हम कह रहे हैं 2 सीटें आ रही है। हमने हम तो कह रहे हैं ना 2 सीटों पे हम आए हैं भाई, हम तो स्वीकार कर रहे हैं जनता को। हम तो हार स्वीकार करते तो आप भी हार स्वीकार करो ना। आपको 60 साल अरे तो मैं यही तो कह रहा कि 2004 में हमने चुनाव हार गए, हम 2004 में चुनाव हार गए, हमने एक्सेप्ट किया। अब तुम हरियाणा में चुनाव हार गए तो नहीं साहब हो गए। 60 साल नकारा ना आपको जनता ने। ये नहीं चलेगा, 60 साल नकारा नहीं चलेगा। ये टेपरी कोड को बंद करो, ये नहीं चलेगा। हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जहां हम चुनाव हारे थे, हम चुनाव हारे थे, हमने एक्सेप्ट किया 2000 चुनाव के हारे थे। आप भी एक्सेप्ट कर लो, आप भी एक्सेप्ट कर लो। हरियाणा के चुनाव हारे हो आप, तो चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव हारे हो तो क्यों मतलब जनता को बदलाने का काम करते हो? चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं। चलिए चुनाव आयोग के जवाब मैं आपको रोकना दे- चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। अभी तो कुछ दिन हो रहे हैं, अभी कई बार हम मिलेंगे, अपने अपने समीकरण, अपनी अपनी कथन है। और ये तो पब्लिक पे किसने किसी के, देखिए ओपन मार्केट है ये, और वोटर को लुभाना, वोट मांगना अपना एक प्रोडक्ट है कि हम कैसे मांग पा रहे हैं और कितना लुभा पाते हैं। ये 11 तारीख को कितना तब्दील होगा, ये देखिए किसकी किस्मत खुलती है। लेकिन किसी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। निर्दलीय लड़ रहे हैं नरेश मीणा, लेकिन वो भी पूरी टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी अपनी ओर से ताकत लगा रही है, कांग्रेस ताकत लगा रही है, लेकिन चुनौती बीजेपी के सामने, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए उन्हीं के हैं जिनकी वजह से बाई इलेक्शन हुआ है। गवर्नमेंट में बीजेपी है, जीतती है तो ठप्पा लगेगा, आरोप प्रत्यारोप तो खैर चलते रहते हैं, और अगर सीट लूज करती है तो कांग्रेस अपनी बात कहेगी। खैर चले, लेकिन अभी कहना बहुत दूर की बात है, 14 तारीख को पता चलेगा ये तो। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि बड़ा रोचक मुकाबला है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।